कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ऐसा मानना है पाकिस्तान के कई साबिक वज़ीर आज़म का। और इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान में नेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा उछाला भी गया है। इस हवाले से कई बार पाकिस्तान ने कश्मीर को हासिल करने की कोशिश भी की है। माजी में मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए इस मसले का हल निकाला जाने की कोशिश की गई है। इस हवाले से रिसेंट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है कश्मीर इशू को लेकर, ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। कश्मीर इशू के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट की डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट पॉलिसी रही है। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इमरान खान गवर्नमेंट की कश्मीर के हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इमरान खान गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करना इसलिए भी अहम है क्योंकि कश्मीर इशू के हवाले से सिचुएशन इमरान खान हुकूमत को लाक है। इस तरह की सिचुएशन पहले कभी भी किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को लाहक नहीं थी। इसकी वजह है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से इन आर्टिकल्स को ख़त्म कर दिया गया है, एब्रोगेट कर दिया गया है। ये इस इंपॉर्टेंस की ये सबसे बड़ी वजह है। अब इमरान खान गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले कश्मीर के हिस्टोरिक बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना होगा, ताकि ये सारा इशू जो है ना वो और आखिर क्या डिस्प्यूट है ये आपको वाज़ेह तौर के ऊपर समझ आ सके। जब पाकिस्तान और भारत ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए तो तमाम प्रिंसिपली स्टेट्स जो थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनको ये इख्तियार था कि वो अपने मर्जी के मुल्क को चुन लें और उस मुल्क के साथ अपना इल्हाक कर दें। अब कश्मीर के साथ इशू ये था कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन था और कश्मीर का जो बादशाह था, जो रूलर था, वो एक हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखता था। इस सारी सूरत हाल में वो अब तक ये फैसला नहीं कर सका था कि आखिर उसने पाकिस्तान के साथ जाना है या भारत के साथ। इस हवाले से उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन कर दिया था। अब ये सारी सूरत हाल बिगड़ी तब जब पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो कबायली लोग थे उन्होंने कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए अपनी आर्म्ड मूवमेंट, यानी कि जो हथियारों के जोर के ऊपर एक जद्दोजहद थी, उनकी जद्दोजहद ये थी कि कश्मीर के सारे इलाके को उस हिंदू रूलर के राज से आज़ाद कराया जाए और उसको पाकिस्तान के साथ शामिल कर लिया जाए। इस सारी सूरत हाल में जब महाराजा ने यह देखा कि अब उनके हाथ से सूरत हाल निकलती जा रही है, तो उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है भारत के साथ साइन किया, जिसके बदले में भारत ने उनको मिलिट्री असिस्टेंस दी और जिसके बाद से कश्मीर जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास आया जो आज़ाद कश्मीर कहलाता है, जिसमें मुजफ्फराबाद का इलाका, गलील बल्तिस्तान का इलाका शामिल है, और एक हिस्सा श्रीनगर का इलाका जो है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर, जिसके अंदर लद्दाख भी शामिल है, वो भारत के कंट्रोल के अंदर। अब ये दोनों मुल्क जब से आज़ाद हुए हैं ये इस कश्मीर के हिस्से के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कई जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं। पाकिस्तान के जो मिलिट्री क़यादत थी उनकी जानिब से कई बार मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए कश्मीर को हासिल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो नाकाम रहे हैं। अब ये सारी सूरत हाल तब्दील कब हुई? ये सारी सूरत हाल तब्दील हुई 5 अगस्त 2019 को। अब हुआ ये कि 5 अगस्त 2019 को जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, उन्होंने जो दो बिल थे जो उनके आइन के अंदर मौजूद थे, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, इनको ख़त्म कर दिया। अब ये आर्टिकल क्यों इतने अहम थे और इनके ख़त्म करने से आखिर क्या तब्दील होने वाला था? ये आर्टिकल इंतहाई अहमियत के हामिल थे और ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1949 और 1954 के अंदर शामिल किए गए। इन आर्टिकल्स के मुताबिक कश्मीर जो था ये एक स्टेट था। स्टेट की अपनी असेंबली, अपना फ्लैग और अपना कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला था और ये तमाम इंटरनल मैटर्स सिवाय कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और डिफेंस के सब कुछ इसी स्टेट के पास था। और ये जो चार जो चीज़ें हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के इख्तियार में थी। ये जो आर्टिकल थे ये कश्मीरी सिटीजन्स को ये राइट देते थे कि कश्मीर में तमाम सरकारी नौकरियां कश्मीरियों की ही होंगी और कश्मीर से बाहर का कोई भी शख्स जो है वो कश्मीर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। इसको वैसे जनरल रेजिडेंट लॉ भी कहा जाता रहा है, लेकिन इस आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया गया है मोदी हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर तकसीम कर दिया गया। एक हिंदू मेजॉरिटी जिसकी अपनी असेंबली होने वाली थी और एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी जिसकी अपनी कोई असेंबली नहीं होनी थी। इस सारी सूरत हाल से इशू ये बना है कि कश्मीरियों को ये डर पड़ गया है कि अब होने ये वाला है कि जो इस मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन को एक हिंदू मेजॉरिटी रीजन में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी भारतीय
हुकूमत की जानिब से, और इस सारे खित्ते की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन थी उसको चेंज कर दिया गया है इस इकदाम के बाद से। तो अभी सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की क्या पॉलिसी रही भारत को लेकर, कश्मीर इशू को लेकर, उसको इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने डिस्कस करना है। पाकिस्तान का रिस्पांस बिल्कुल एक स्टैंडर्ड रिस्पांस था। सबसे पहले तो एम्बेसडर्स को पाकिस्तान ने वापस बुला लिया, तमाम ट्रेड खत्म हो गई इन दोनों मुल्कों के दरमियान, और किसी भी किस्म के बायलैटरल टाइज जो थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए। पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो कश्मीर इशू को दुनिया के तमाम फोरम्स के ऊपर उठाए, और हुआ बिल्कुल ऐसा ही। 5 अगस्त को ये इकदाम होता है। 17 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी एक इंतहाई अहम मीटिंग बुलाई जाती है। ये मीटिंग इतनी अहम थी कि इसने इंडियन मौक़िफ़ को की धज्जियां तक उड़ा दी, क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर उनका एक इंटरनल अफेयर है, यानी कि उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन इस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने ये वाज़ेह कर दिया कि ये एक बायलैटरल इशू है, ये दोनों मुल्कों का इशू है, और इसको दो तरफा तरीके से ही हल किया जाएगा। हाँ, ये 1965 के बाद पहली बार इतने बड़े फोरम के ऊपर कश्मीर इशू को डिस्कस किया गया था। तो ये जाहिर है कि ये पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो एक विन सिचुएशन थी। इस हवाले से कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से, जो कि एक बिल्कुल वाज़ेह था, लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इस इशू को जो है वो यूएन रेजोल्यूशंस के हिसाब से ही रिजॉल्व किया जाए, जो कि इंडिया जिसके बिल्कुल बरक्स स्टेप्स उठा रहा। इसके बाद पाकिस्तान ने इस इशू को हर फोरम के ऊपर उठाया। 27 सितंबर 2019 को जनरल असेंबली के इजलास में इमरान खान एक स्पीच करते हैं। ये एक इंतहाई तारीखी स्पीच होती है, और कश्मीर इशू को इस स्पीच के अंदर एक बड़ी अहम हैसियत हासिल थी। इसके अंदर उन्होंने ये तक कहा कि एक लॉकडाउन लगा हुआ है, भारत के कर्फ्यू लगा हुआ है भारतीय ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और जब ये कर्फ्यू हटेगा तो एक खून रेजी हो सकती है दोनों फ्री कैंप के दरमियान, फौज के दरमियान और कश्मीरीज के दरमियान, जो कि एक बड़ी ही टेंस सूरत हाल बन सकती है। इमरान खान ने जो ह्यूमन राइट्स एजेंसीज थी उनको बार बार जोर दिया इस बात के ऊपर कि कश्मीर के ऊपर जो है ना वो नज़रसानी की जाए कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। उनकी स्पीच को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली, और कश्मीरी बाकायदा खुश थे और नारे लगाए गए। हालांकि काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कम्युनिकेशन के सोर्स थे, डिजिटल मीडिया के सोर्सेज थे उनके पास, लेकिन जब उन तक ये न्यूज़ पहुंची तो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया गया कश्मीरीज की जानिब। इसके बाद से पाकिस्तान ने अपने जो इकदाम थे, जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का ये मिशन था कि हर फोरम के ऊपर कश्मीर इशू को उठाया जाएगा, पाकिस्तान उसके ऊपर गामजन था। जून 2020 के अंदर हुआ ये कि यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा तौर के ऊपर भारत को ये कहा कि वो यूएन रेजोल्यूशंस के हिसाब से कश्मीर का हल निकाले। इस साल ओआईसी ने भी इसी मंथ के अंदर जो है ना अपने स्टेट मेंबर्स को ये कहा कि जब वो भारत के साथ अपने बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस करें तो उसके अंदर कश्मीर को स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाए, और उनसे ये कहा जाए कि कश्मीर इशू के हवाले से जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है कश्मीर के अंदर, उनको रोका जाए। इस तरह से ये पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। इसके बाद होता यह है कि 5 अगस्त 2020 को जब इस सारे इशू को एक साल गुजर चुका था तो पाकिस्तान अपना नया पॉलिटिकल मैप इशू करता है। इस मैप के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा जाता है। यह भी पाकिस्तान की सफारती सतह के ऊपर एक बहुत बड़ा इकदाम था, एक अहम इकदाम था जिसने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है इस सारी सूरत हाल को ले। इसके बाद से पाकिस्तान सफारती सतह के ऊपर अपने इकदामात को काफ़ी ज़्यादा तेज़ करता रहा है और हर फोरम के ऊपर कश्मीर को उठाता रहा है। पाकिस्तान के अलायंस जिसमें तुर्की शामिल है उसने हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान का साथ दिया। चाइना भी पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहा है इस सारे इशू के अंदर। सऊदी अरब का बहुत बड़ा हाथ था ओआईसी को पाकिस्तान की साइड के ऊपर लेके आने में, जिसके बाद ओआईसी ने काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी दी और पाकिस्तान का कश्मीर इशू के हवाले से साथ दिया। अब रिसेंटली हुआ ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर थे, वोल्कन बुस्कार उनका नाम है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। ये स्टेटमेंट ये थी कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, इन दोनों मुल्कों का इशू है और इसको यूएन रेजोल्यूशंस के हिसाब से ही दोनों फ्री कैन की रजामंदी से हल किया जाए। ये यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे और एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर फाइज हैं, और इस ओहदे के ऊपर किसी शख्स की इस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान की सिफारती सतह के ऊपर एक कामयाबी है। सारी सूरत हाल में भारत का एक ही रिस्पॉन्स रहा है।
भारत ने हमेशा से पाकिस्तान के क्लेम को रद्द किया है और ये कहा है कि ये उनका एक इंटरनल अफेयर है, लेकिन ये उनकी पॉलिसी ये शुरू से नहीं थी। शुरू में भारत जो था वो इसको बाकी जो है ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझता था, लेकिन मोदी सरकार की इस सेकंड टेन्योर के अंदर और लास्ट टेन्योर से उनकी एक नई पॉलिसी आई और उन्होंने ये वाजे किया कि ये हमारा इंटरनल अफेयर है और जो स्टैट्स हैं उनको काफ़ी हद तक तब्दील करने की कोशिश की है भारतीय हुकूमत ने, मोदी सरकार ने इन 10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर। अब जब यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी तो इसके ऊपर भारत का भी रिस्पॉन्स आ गया। भारत ने ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल जो है ना वो स्टैट्स के बरक्स है और ये मिसगाइडिंग है। ठीक है, उन्होंने मिसगाइडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिस ने भारत के, जो कि वाज़े तौर पर भारतीय रिस्पांस को की अक्कासी करता है। भारत अभी भी डिनाई कर रहा है, बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते कश्मीरियों को, और भारत अपनी 5 अगस्त की मूव को बाकायदा तौर के ऊपर डिफेंड करता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जब ये नेशनल लेवल के ऊपर बात करते हैं तो ये इसको जो है ना अपना इंटरनल अफेयर बताते हैं, और जब ये इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाते हैं तो मजबूरन इनको ये मानना पड़ता है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इस तरह से भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो कभी दाएं और कभी बाएं जाता रहता है। हाँ, एक बात वाज़े है कि पाकिस्तान की जो माजी के अंदर जो स्टेटमेंट्स रही हैं, जो पॉलिसी रही है, वो किसी और तर्ज की होती थी। पाकिस्तान ज़्यादा फोकस करता था अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए किसी ना किसी तरीके से भारतीय कश्मीर, जो भारतीय ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसकी टेरिटरी को अपने काबू में कर सके। लेकिन अब की हुकूमत के इक़दाम काफ़ी ज़्यादा तब्दील है, और ये तब्दीली तब भी आई है जब फरवरी के अंदर पाकिस्तान और भारत बालाकोट स्ट्राइक के बाद एक दूसरे के आमने सामने थे। जब पुलवामा हमला हुआ उसके बाद से ये सारी सूरत हाल चेंज हुई, और इसके बाद से ही इतना बड़ा स्टेप 5 अगस्त का भारतीय हुकूमत ने उठाया। तो एक डिफरेंट अप्रोच है कश्मीर इशू को बाकायदा तौर के ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बेशक इस तरह से आज तक किसी ने नहीं उठाया जिस तरीके से इमरान खान गवर्नमेंट ने उठाया, और ये वाकई उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इससे कश्मीर का अभी तक कोई हल होता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर जो है वो भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने सारे इशू को बड़े बेहतरीन तरीके से इस सारे केस को डिफेंड किया है, और यहाँ तक कि अब जो वोल्कन बुस्कार है उनकी ये तक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान का पूरा राइट बनता है कि वो इस इशू को हर फोरम के ऊपर उठाएं, और कश्मीर इशू को और फ़लस्तीन के इशू को उन्होंने जो है ना एक ही लेवल के ऊपर यानी कि मुमासलत से कहा है कि ये दोनों इशूज़ की उम्र बराबर है और ये दोनों इशूज़ अपनी बराबरी की हैसियत रखते हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नाराज़गी जाहिर की गई है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के जानिब से। तो ये थी मेरी वीडियो में, उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कश्मीर इशू को लेकर, कश्मीर वैली को लेकर मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सका हूँगा। तो ये थी मेरी वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।